नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम सीरिया में विद्रोहियों के चौंकाने वाले हमले और अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा अपने ही बेटे को माफी देने से उपजे विवाद पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरियाई विद्रोहियों के खिलाफ रूस और ईरान बिना शर्त करते रहेंगे राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन। असद को तुर्की ने दी सलाह, विपक्षियों से बातचीत कर हिंसा को रोकने का करें प्रयास। एलेप्पो पर हयात तहरीर अल शम का कब्जा बरकरार। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का यूक्रेन दौरा, 650 मिलियन यूरो की नई सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद जर्मन चांसलर दूसरी बार पहुंचे कीव। इजरायली ड्रोन से लेबनान के एक सैनिक की मौत। लेबनान संसद के स्पीकर ने इजरायल पर युद्ध विराम उल्लंघन के लगाए आरोप। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने किया इनकार। और अफ्रीकी देश साउथ गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान फैंस के बीच हुआ टकराव, मची भगदड़ में 56 से अधिक लोगों की हुई मौत। रविवार को लेबा और एंजेरा कोरे टीम के बीच खेला गया था मुकाबला। और आइए सबसे पहले हम पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सीरिया में गृह युद्ध काफी समय से चल रहा है। यहां के आधे इलाके में सीरियाई फौज का कब्जा है, तो आधे इलाके में विभिन्न विद्रोही और आतंकी संगठनों का। ताजा घटनाक्रम में अल कायदा समर्थित HTC गुट ने एलेप्पो के एयरपोर्ट सहित शहर को नियंत्रण में ले लिया है, तो दूसरे शहरों की ओर भी वो बढ़ रहे हैं। वहीं सीरियाई बल रूस और ईरान के समर्थन से हवाई हमले कर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नए संघर्ष की वजह से एक बार फिर नागरिकों की जान सांसत में फंस गई है। शहर छोड़कर कई लोग भाग रहे हैं। हयात तहरीर अल शम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। तुर्की से मिलती हुई सीमा इदलिब प्रांत विद्रोही गुट HTC का क्षेत्र है। इस इलाके से उसके बंदूकधारियों ने बुधवार को एलेप्पो पर कब्जा कर लिया। साल 2016 के बाद ये पहला मौका है जब अल कायदा समर्थित HTC गुट ने एलेप्पो के एयरपोर्ट सहित शहर को नियंत्रण में ले लिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए दमिश्क को विपक्ष और अपने लोगों के साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने सीरिया के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। उन्होंने आरोप लगाए कि आतंकवादियों को शह देने के पीछे अमेरिका का हाथ है। तुर्की शांति की ओर हर कदम में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन दमिश्क को विपक्ष और अपने लोगों के साथ मिलकर इसका रास्ता निकालना होगा। सीरिया की सुरक्षा के लिए जो खतरा बन रहे हैं, इन आतंकी ग्रुपों के संबंध अमेरिका और इजराइल से हैं। इजराइल ने जो फिलिस्तीन और लेबनान में जो अपराध किए हैं, उनसे यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। सीरिया की सेना ने रूस के सहयोग से एलेप्पो पर हवाई हमले किए, लेकिन अभी तक ये नाकाफी साबित हुए हैं। हयात तहरीर अल शम के बंदूकधारी शहर हमा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हमा को लेकर सीरियन आर्मी सतर्क है और एक डिफेंस लाइन पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल करीम मोहम्मद ने दौरा किया। सीरिया में उठा नया संघर्ष दुनिया के लिए परेशानी का विषय है। यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध खत्म हुआ भी नहीं है। ऐसे में पश्चिमी मध्य एशिया का नया संघर्ष दुनिया के लिए मुश्किलों भरा ही होने वाला है। जबकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ साल 2011 से ही विद्रोह जारी है, लेकिन वे अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। दरअसल सीरिया की स्थिति क्या है, ये हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप सीरिया का पूरा मैप देख रहे हैं
और अगर सीरिया का मैप आप देखेंगे तो ये जो लाल वाला इलाका है, ये सीरिया के सरकारी बलों के कब्जे में ये इलाका है, यानी कि सीरियाई सरकार के कब्जे में ये इलाका है। पीले वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहां पर कुर्दिश नेतृत्व वाला एसडीएफ है, उसके कब्जे में ये है और अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। इसके पीछे अमेरिका अपनी पूरी जो सैन्य मदद है वो इस इलाके में इस कुर्दिश नेतृत्व वाला जो एसडीएफ है उसको देता है। और उसके बाद अगर हम इस इलाके की बात करें, ये जो इलाका है ये एसटीएस गठबंधन का इलाका है। और जो अभी जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जो एसटीएस गठबंधन ने वहां पर हमला किया है वो इस इलाके में किया है। और इसके अलावा ये जो इलाके हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये और ये तुर्की समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में ये इलाका है। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरे विद्रोहियों का कब्जा है। और ये जो काले इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। पहले इस्लामिक स्टेट का काफी बड़े हिस्से पर कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में जो अमेरिका समर्थित बलों ने वहां पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, उसके बाद इस्लामिक स्टेट इन इलाकों में सिमट कर रह गया। यहां आप देख रहे हैं ये इजराइल के कब्जे का इलाका है, गोलान हाइट इसको बोलते हैं, ये इजराइल के कब्जे का इलाका है। तो ये सीरिया की स्थिति है। और अभी एक ग्राफिक्स और दिखाएंगे हम अभी यहां पर, उसमें ये देखिए आप, ये इस इलाके में ये एसटीएस का जो कब्जा है इस इलाके में है। और जो अभी खबर जिसको हम दिखा रहे हैं कि एसटीएस ने वहां पर हमला किया है, वो इस इलाके में किया है। इदलिब, एलेप्पो और हामा की जो हम बात कर रहे हैं वो इस इलाके में है। इदलिब में एसटीएस का कब्जा हुआ करता था, वहां से उसने एलेप्पो पे हमला किया, एलेप्पो को अपने कब्जे में ले लिया और अब बता रहे हैं कि वो हामा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सीरिया की स्थिति है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान डीपी श्रीवास्तव, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीरिया में जो नया वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सीरिया में एसटीएस का इतनी तेजी से आगे बढ़ना ये एक चिंताजनक बात है। ये ऐसे समय पे हुआ है जब पहली बार लग रहा था 1 साल के बाद कि शायद इस क्षेत्र में शांति वापस आएगी। लेबनान में जो समझौता हुआ उसकी वजह से इस घटना से तनाव दोबारा बढ़ेगा और इसमें दोनों महाशक्तियां सीरिया में मौजूद हैं। रशियन फोर्सेस का बेस है और अमेरिकन्स भी ईस्ट में जहाँ कुर्द फोर्सेस हैं उनकी रक्षा में है। तो अगर ये तनाव बढ़ा तो दोनों महाशक्तियों के बीच में भी झड़प होने की आशंका है और इसमें ईरान भी हो सकता आ जाए। एचटीएस का जहाँ तक इसका पुराना नाम अल नुसरा था, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, लेकिन कोई उनकी विचारधारा में कोई अंतर आया होगा ऐसा तो नहीं लगता है। और इस तरह के आतंकवादी संगठन अगर किसी बड़े देश पे कब्जा कर लेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में तनाव और आगे बढ़ेगा। इस सब के बीच अगर हम ये देखें कि जिस तरह से जो वेस्ट एशिया की स्थिति है, वहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वहां पर एक संघर्ष चल रहा था और हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं यहाँ पे जो असद की फौज है उसका समर्थन करता था वहां पर आकर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का फायदा एसटीएस ने कैसे उठाया है? देखिए, उसमें 3 चीजें हैं। असद रजीम के समर्थक, 2 बड़े समर्थक हैं, रूस और ईरान, और दोनों अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन में और ईरान का चूंकि उनके इजराइल से तनाव थे और अब राष्ट्रपति ट्रम्प के चुनाव के बाद हो सकता है उन पर भी दबाव और बढ़े। तो इस मौके का फायदा उठाया है। किसने उठाया है? एचटीएस अपने अकेले ये नहीं कर सकता है। और एक तीसरी बात है कि अमेरिका में इस समय दोनों ट्रांजिशन का टाइम है। बाइडेन साहब के अब 1-1.5 महीने बचे हैं, ट्रम्प अभी राष्ट्रपति हुए नहीं हैं, तो एक तरह से वहां पे डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है और किसी और शक्ति ने इसका तुर्की को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि एसटीएस के साथ कहीं ना कहीं तुर्की के संबंध माने जाते हैं और यहाँ पर भी तुर्की का
सीरिया की सरकार को, बशर अल असद को ये कहना है कि आप बातचीत से मामले को सुलझाइए। क्या कुछ कहेंगे? आपने ठीक सवाल उठाया है। तुर्की की इस पूरी घटनाक्रम में बड़ी संदेहात्मक स्थिति है। एक तरफ तो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम तो साहब निरपेक्ष हैं और प्रेसिडेंट असद को चाहिए कि वो विपक्ष से बात करे, और दूसरी तरफ अगर आप ये, जैसा आपने नक्शे में दिखाया है, ये क्षेत्र जो है इसके एकदम बगल में कौन शक्ति है? तुर्की। और जैसा मैंने बताया कि जो तीन बड़ी शक्तियां हैं, ईरान, रूस और अमेरिका, तीनों अपने अपने कारणों से, कुछ उनकी इस समय प्रायोरिटीज अलग हैं। अमेरिका में ट्रांजिशन चल रहा है, ईरान की अपनी समस्याएं हैं, रूस की अपनी समस्या है। तो तुर्की ने ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि इस अवसर का फायदा उठा के उनके जो मोहरे हैं उनको आगे कर दिया। लेकिन असद ने जिस तरह से 2011 के बाद हम देखें तो लगातार जो असद रिजीम के खिलाफ आवाज उठ रही थी उसको दबाया है। ये कितना बड़ा कारण है कि जो अभी हम मैप दिखा रहे थे, पूरे सीरिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोहियों का कब्जा है, किसी को कोई देश समर्थन करता है, किसी को कोई देश समर्थन करता है। ऐसे में एक अच्छी राजनीतिक प्रक्रिया की वहां पर शुरुआत होने की कितनी बड़ी जरूरत है? देखिए, अगर आप पिछले 2 साल की घटनाक्रम देखें तो असद सरकार का अरब कंट्रीज में फिर से उनका समर्थन किया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, जिनसे संबंध उनके टूट गए थे, उन्होंने दोबारा संबंध बना लिए हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था और जिससे ये मौका मिलता। सीरिया, मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक सेक्युलर स्टेट है और ये एक प्लूरल स्टेट है जिसमें कुर्द भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो इसकी स्थिरता में और इसके में जो भी मतलब वेल मीनिंग कंट्रीज होंगे उनका समर्थन होना चाहिए। जो आपने कहा कि उनके कई जगह पे बाहर की शक्तियां वहां पे मौजूद हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक सेक्युलर और प्लूरल स्टेट को तोड़ के और आतंकवादियों का समर्थन करके और अगल बगल की शक्तियां, खासतौर से तुर्की ने उसमें अपने घुसपैठ करके अपना क्षेत्र बना लिया है। सर, अंतिम सवाल इस विषय पर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब अभी जो ताजा घटनाक्रम है जिसमें एसटीएस ने जो हमला किया अलेप्पो के ऊपर, 2020 के बाद हम देख रहे थे कि मोटा मोटी शांति थी सभी इलाकों में, लेकिन अब ये जो ताजा घटनाक्रम है इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा वहां पर? देखिए, उन्होंने फायदा उठाया अवसर का, वो तो मैं बात हो चुकी है, मगर वो कहां तक इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपना नियंत्रण बढ़ा सकते हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब सीरियन फोर्सेस भी आगे आई हैं और रूस ने भी बमबारी शुरू की है। तो ये पहले भी कई बार हुआ है कि वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो एक पॉइंट बिंदु के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते। और उनके जो समर्थक हैं, जो सबसे बड़े समर्थक तुर्क, उनकी तो अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो कब तक उसको संभाल पाएंगे? ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक खबर और है हमारे पास, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 2 मामलों में दोषी पाए गए अपने ही बेटे हंटर बाइडेन को माफी देने से विवाद पैदा हो गया है। माफी योजना पर हस्ताक्षर करते समय बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे पर चुनिंदा और अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया था। वहीं बाइडेन के फैसले पर बरसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे अपने बेटे हंटर पर बेहद गर्व है। वे सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सभ्य व्यक्तियों में से एक है जिसे मैं जानता हूं, और मैं संतुष्ट हूं कि मैं कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैंने कहा है कि मैं जूरी के फैसले का पालन करूंगा और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। करीब 6 महीने पहले परिवार के सदस्यों के हित में राष्ट्रपति पद की असाधारण शक्तियों का उपयोग नहीं करने का बाइडेन का दावा उस वक्त खोखला साबित हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बंदूक अपराध और टैक्स आरोपों में माफी दे दी। कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला तब आया जब हंटर बाइडेन के खिलाफ दोनों मामले में सजा का ऐलान होना बाकी रह गया था। माफी योजना पर हस्ताक्षर करते समय बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे पर चुनिंदा और अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया था। बाइडेन की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो राष्ट्रपति के बेटे हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में एक सरल सिद्धांत का पालन किया है। वे हमेशा निष्पक्ष रहे, न्याय प्रणाली में विश्वास किया, लेकिन ओछी राजनीति ने न्यायिक प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया, जिससे न्याय का हनन हुआ। जब मैंने यह निर्णय ले लिया है तो इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग ये समझेंगे कि एक पिता और एक राष्ट्रपति इस निर्णय पर क्यों पहुंचे। बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल और झूठी गवाही देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसे हंटर बाइडेन ने डेलावेयर की अदालत में स्वीकार भी कर लिया था। आरोप ये भी है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया। वो 2017 और 2018 में $15 लाख से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। इन 2 वर्षों में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया है। हंटर बाइडेन पर 12 से 23 अक्टूबर 2018 के बीच ड्रग्स एडिक्ट होने का आरोप भी लगा है। बहरहाल, अगर हंटर बाइडेन को माफी नहीं मिलती है तो टैक्स संबंधी आरोपों में 17 साल और बंदूक संबंधी आरोपों में 25 साल तक की जेल की सजा का खतरा था। बाइडेन के फैसले पर बरसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, जो माफी बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को दी है उसमें क्या J6 वाले कैदी भी शामिल हैं जो सालों से जेल में बंद है? न्याय का यह कैसा दुरुपयोग है? बहरहाल, बाइडेन के फैसले को आगे आने वाले दिनों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के नियम 2 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए किसी भी शख्स की सजा माफ करने या उसकी सजा कम करने की शक्ति है। संविधान यह ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी विशेष मामलों में माफी या रियायत देने की अनुमति देता है। डीपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं आप इसे? एक पिता का फैसला मानते हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला मानते हैं? साहब, ये तो इसका निर्णय तो अमेरिकन पब्लिक ही कर सकती है। जहां तक अभी जो भी न्यूज़ रिएक्शंस आए हैं उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है इस निर्णय का, क्योंकि अगर इसको आप देखें तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो रूल ऑफ लॉ इसका नारा अमेरिका देता है वो कहाँ है, जब उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट या आ जाता है तो
वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल पोस्ट मूव कर देते हैं। दूसरी तरह से देखा जाए, बाइडेन साहब ने अपने निर्णय को देने के वक्त कहा कि ये न्याय के साथ राजनीति जुड़ने की वजह से उनके लड़के पे गलत लांछन लगा हुआ है। यही तो ट्रम्प भी कह रहा था। और जब वो ट्रम्प कह रहे थे तो इनका मत था कि उनका अपना हित है, और आज वो खुद उन्होंने किया तो इसके बारे में तो फिर सवाल उठेंगे ही। ये किस तरह की एग्जीक्यूटिव पावर होती है राष्ट्रपति की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जिसमें वो माफी देते हैं? इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे? साहब, ये तो उनके संविधान की एक धारा है, और इसका उपयोग या आप जो भी कहें दुरुपयोग वो और राष्ट्रपतियों ने भी किया है। एक प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक बहुत बड़े ऑयल ट्रेडर थे जो जिनके ऊपर बहुत बड़े आरोप थे टैक्स बचाने के, उनको अपने अंतिम दिनों में माफ कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे यही लगता है कि जो अमेरिकन न्याय प्रणाली है वो काफी हद तक राजनीतिक कारणों से जुड़ी हुई है। और अपने अंतिम कार्यकाल में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, अपने इस फैसले से आने वाले जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए ये कितना बड़ा मुद्दा ये तैयार करके गए हैं? इससे तो साहब वो जो आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं उनको तो और सुविधा हो जाएगी। वो भी अपने समर्थकों को पार्डन दे सकते हैं, और एक ये प्रेसिडेंट तो है ही। और अगर हम अमेरिकी राजनीति की बात करें, वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो आपस में काफी संगीन आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे हैं, और इस फैसले के बाद अब क्या कुछ राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? अभी तो साहब कोई वहाँ इलेक्शंस तो जो थे वो तो हो गए हैं, तो इसके मीडिया में चर्चा रहेगी, और इस निर्णय को लोग याद रखेंगे, लेकिन अभी इसका कोई शॉर्ट टर्म में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार आज की जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, कुछ और खबरें हमारे पास और हैं, वो आपको बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों के साथ। नमस्कार। अफ्रीकी देश गिनी में एक फुटबॉल मैच के दौरान 56 लोगों की मौत हो गई। गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एनजेरकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के एक फैसले पर विवाद हो गया। विवाद जल्द ही फैंस के बीच पहुंचा और फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई। देश के सैनिक तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति ममाडी डुम्बोया के सम्मान में रविवार को फाइनल मैच खेला गया था। सोमवार को गिनी के सरकार ने घटना में मारे गए लोगों की सूचना दी है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने यूक्रेन का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने कीव आते ही यूक्रेन के लिए 650 मिलियन यूरो की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बर्लिन यूरोप में यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बना रहेगा। सोल्ज और राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक अज्ञात स्थान पर मुलाकात की। यूक्रेनी और जर्मन कंपनियों द्वारा निर्मित सैन्य ड्रोन की समीक्षा भी की। उन्होंने एक अस्पताल का दौरा भी किया और युद्ध में घायल हुए लोगों से बात की।
इजरायली सेनाओं का गाजा में सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेनाओं ने उत्तर में जबालिया और दक्षिण में अबासन अल कबीरा पर हमला किया। इस बीच प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी समूह फतह और हमास राफा सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए काहिरा में मिल रहे हैं। वहीं इजरायली बलों ने लेबनान में लोगों को दक्षिण की ओर यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऐसा करके वो अपनी जान को खतरे में डाल देंगे। जॉर्जिया पुलिस ने हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रमुख विपक्षी नेता जुराब ज़परिडज़े को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रदर्शनकारी सरकार द्वारा यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत में देरी का विरोध कर रहे थे। विपक्ष सरकार पर रूस समर्थक होने का आरोप लगा रहा है, तो सरकार ने प्रदर्शन को सुनियोजित तख्ता पलट की कोशिश बताया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा जारी है। शिया सुन्नी हिंसा में अफगानिस्तान की सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित कुर्रम जिले में पिछले 24 घंटों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हुए। अधिकारियों के अनुसार इससे पिछले 10 दिनों में लड़ाई में मरने वालों की संख्या कम से कम 130 हो गई है, जबकि 200 लोग घायल हुए हैं।